और जो समाज पूरी तरह से तरक्की में है वो कभी भी ये चर्चा नहीं करता कि हम कैसे तरक्की करें, क्योंकि उस समाज की तरक्की ऑलरेडी हो चुकी है। और जिस समाज की तरक्की हो चुकी होती है वो भी चर्चा करते हैं किस चीज के लिए कि हमारी तरक्की कम ना हो जाए, हम कहीं नीचे ना पड़ जाए, हमारे जो तरक्की सबसे ऊंचे पायदान पर है हम कहीं नीचे ना हो जाए। ये उसके लिए अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने मंथन करते हैं, विचार करते हैं। उनकी संख्या इस देश के अंदर जिनकी संख्या 15 है और हम लोगों की संख्या 85 है, हम 85 होने के बावजूद कहीं भी टिकते नहीं है। इस वजह से हम चर्चा करते हैं और इस वजह से हम विचार करते हैं कि हम 85 होने के बावजूद 15 से पीछे क्यों है। सामाजिक में, आर्थिक में, शिक्षण में और राजनीति में हर तरीके से हम फिर भी पीछे हैं। हम 85 होने के बावजूद पीछे हैं और वो 15 होने के बावजूद आगे हैं। तो इस विचार को हम यूं करते हैं कि भाई इस बात पर कोशिश बाबा साहब ने भी की, उसके बाद महापुरुष आए हमारे बीच, काशीराम जी उन्होंने भी की, लेकिन पर कमी हो जाती है कि हम फिर चर्चा ही केवल इस पर करते रहते हैं कि हम एक कैसे हो, 85 है, हम इसका कैसे इंतजाम हो, लोगों को हम बता दें कि हम 85 में आते हैं और आप लोग 85 में आते हैं, तब भी आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता। इस वजह से ये विचार विमर्श करने होते हैं और समझाना होता है। आज जो 85 में से जो 85% है उसकी 6,743 जातियां हैं। जो 85% है उसकी 6,743 जात है, जाति। मैंने इसी वजह से कहा कि प्रधान किस जाति का है लिखाओ, और मैं हमेशा इसी बात को कहता हूँ, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये संगठन हमने ये कहा कि जो जाति और जातियां हैं ये तो जागरूक जाति है, जागरूक जाति, और जातियों में जो वाल्मीक है, कोली है, खटीक है, वो जो प्रधान हुए वो उपस्थित होने चाहिए, उनको समझाया जाए और उनको बताया जाए कि वो 85% में है और 85% में जो 6,743 जात आती है उनमें से 3,500 जात जो अनुसूचित जाति की है वो उनमें से है। तो ये किस जाति का इस जगह पर जमावड़ा है पता है क्या? ये केवल अनुसूचित जाति का जमावड़ा है। और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और माइनॉरिटी, मुस्लिम आदि मिलाकर के ये 85 जो मौजूद है उनको एक करने का एक सिस्टम हमारे महापुरुषों ने दिया कि अगर ये एक हो जाएंगे तो इस देश को पलट देंगे, इस देश को सही कर देंगे, इस देश में जो व्यवस्था है, इस देश में जो भाईचारा नहीं है, इस देश में केवल जात के आधार पर ऊंच नीच की जाती है, इन सब चीज को ये समाप्त करने में कामयाब कब होंगे? जब ये जातियां एक हो जाएंगी। तो हम लोग इस वजह से अनुसूचित जाति के प्रधानों का यार इस संगठन ने स्वागत करने का प्रण लिया और प्रयास किया और एक ये आयोजन रखा कि इसमें वाल्मीकि भी आए, कोली भी आए, खटीक भी आए और सब आकर के जो अनुसूचित जाति के हर जाति के प्रधान इकट्ठे हुए हैं तो उन्हें बताया जाए कि तुम्हारी एक जात है और तुम्हारी एक जात नहीं होती तो तुम अनुसूचित जाति की सीट से खड़े नहीं होते। अब आप समझने क्या लग जाते हैं कि जात अभी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति ही ताकत है। और अगर ऐसा करेंगे तो कुएं के मेढक से अलावा आपकी कोई स्थिति आज तक बन नहीं पाई है। उससे उभरने का प्रयास अगर हो रहा है और प्रयास का मैं बार-बार एक बात और कहता हूँ, ये लगता तो बुरा है, मैं कहता हूँ कि जितने भी आपके अनुसूचित जाति के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें आप वाल्मीकि को अध्यक्ष बनाओ, उनमें आप कोली को
धोबी को अध्यक्ष बनाओ, लेकिन आप पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है और ना पड़ता है। और जब नहीं पड़ता है तो फिर केवल ये जाटों की चलानों की पंचायत रह जाती है। इसके अलावा कुछ हो तो मुझे बता दो, क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं उस दिन से? ये कोई कुछ नहीं हो रहा हो तो बताओ। और ये प्रयास तभी हो सकता है जब हम लोग एक दूसरे से, जब हमारे कोई भी अनुसूचित जाति का आज गांव के अंदर जब प्रधान खड़ा होता है तो जाटों को हराने के लिए वाल्मीकि को, गोली को खड़ा करते हैं। भाई तुम बैठ क्यों नहीं जाते अपने साथ रह लिए? उस वाल्मीकि का समर्थन तुम कर दो, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे और अपने आप दूर होकर के वो तुम्हारा एक मजबूत काम रहेगा। लेकिन आप इतना तक नहीं कर पाते कि केवल और केवल अनुसूचित जाति की जातियों को तो जोड़ लें, उनको तो इतना समझाने में आप लोग कामयाब हो जाएं कि आप लोगों की संविधान के अनुसार एक जात है, ये एक जात है। इस बात को कहना तो चाहिए सरकारी कर्मचारियों को, और वो बताते भी हैं कि भाई हमने तो अनुसूचित जाति के लिए प्रधान की सीट रिजर्व की है। तो जब वो अनुसूचित जाति के लिए प्रधान की सीट रिजर्व करता है तो क्या ये वो कोली के लिए रिजर्व करता है? क्या वो जाटव के लिए रिजर्व करता है? क्या वो धोबी के लिए रिजर्व करता है? वो तो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व करते हैं। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों की एक जात है और एक जात है। इस वजह से इस बात में चर्चा नहीं होनी चाहिए कि वो कोली है, धोबी है, खटीक है, वाल्मीकि है, जाटव है। और ये जब जैसे जैसे अंतर हम करते रहेंगे तो ये कोई भी एक जात होने वाली नहीं है। तो एक जात करने के लिए ये प्रयास इस वजह से किया गया। अभी बताया गया कि जब वो इस संबंध में निमंत्रण देके आए हैं तो अन्य जातियों के प्रधानों को भी निमंत्रण दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ जाटव ही बुलाए गए हों, लेकिन उनको निमंत्रण देने के बाद उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं रही हैं, या तो वो समझ नहीं पाए, उनके दिमाग में आया कि ये अम्बेडकर तो जाटवों का है, वो माहौर का अम्बेडकर है, वो धोबी का अम्बेडकर है, वो वाल्मीकि का अम्बेडकर है। अभी ये चीज हम समाज में बता नहीं पाए हैं क्योंकि इस पर कोई चर्चा नहीं होती। और मैं समझता हूं जब तक इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि अनुसूचित जाति की एक जात है, ओबीसी की एक जात है, और ओबीसी और अनुसूचित जाति मिला करके इस देश में 85 होते हैं और वो 15 से ज्यादा होते हैं। केवल इतनी बात ही तो हम लोग समझाते घूमते हैं, और जब इस बात को हम समझाते घूमते हैं तो अब इसमें कहाँ कमी रह जाती है, उसके लिए जो पढ़े लिखे और यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनको चर्चा करनी चाहिए और उनको इस बात पर प्रयास करना चाहिए कि जो अब ये कमियां रह गई हैं, अब जो एक जात ये नहीं हो रही हैं, इनको एक जात करने के लिए और क्या क्या इंतजाम किए जाएं और कितने प्रयास किए जाएं। दूसरी स्थिति, जो प्रधान चुनकर आए हैं उन प्रधानों को ध्यान रखना चाहिए कि वाल्मीकि जाति की गली में भी खरंजा सबसे पहले लगे। चाहे अगर वो कोली जाति के घर तक खरंजा पहुंचाएगा तो उसे पता चलेगा मेरी जात का ही हुआ है, लेकिन आप अगर अपने जाटव तक अपनी गली को सीमित रख ले जाएंगे विकास को, और कोली अपने कोली घर तक सीमित रखने ले जाएगा, और वाल्मीकि अपने वाल्मीकियों की बस्ती तक विकास को सीमित कर देगा, तो फिर ये जात एक होने वाली नहीं है और न एकता होने वाली है। हमारी जो दर्द है और दुख है वो सभी जातियां जो अनुसूचित जाति की जातियां हैं वो तो कम से कम यूं कहने लग जाएं कि हम एक जात हैं। ये प्रयास हमारा रहता है, और जब ये हमने सुना कि ऐसा करने जा रहे हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। यहाँ कोली और धोबी और वाल्मीकि सभी होंगे, उनको हम समझाएंगे प्रधानों को कि क्या क्या परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। और अब जो 6-7 आए हैं इनमें एक तो हमारे वकील साहब ही है, तो वकील साहब तो अपने कानून के बारे में जानते हैं, लेकिन प्रधान कानून के बारे में नहीं जानते हैं। और प्रधान कानून के बारे में नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन इस देश का कानून मानता है कि प्रधान कानून के बारे में जानता है।
इस देश का कानून मानता है कि प्रधान कानून के बारे में जानता है, और अगर प्रधान मनरेगा के काम को मशीन से कराता है तो उसे जेल होती है। ये अगर पता नहीं है तो अभी सुन लेना चाहिए और समझ के दिमाग में भर लेना चाहिए, क्योंकि उसका परसेंटेज है कितने परसेंटेज से आप केवल मशीन का काम करा सकते हैं, और बाकी की स्थिति अगर आपने पूरा काम मनरेगा का जेसीबी से करा दिया तो जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? 1001% जाना पड़ता है, और जब जाना पड़ता है तो ये चीजें समझने की हैं, क्योंकि इसमें ये कभी नहीं होता कि भाई इसमें तो मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, और मुझे कानून की जानकारी होती तो मैं इस काम को मशीन से नहीं कराता। तो इस वजह से इस देश के प्रत्येक नागरिक को पता रहता है और पता रहना चाहिए। कानून मानता है कि प्रत्येक नागरिक को, भारत देश के नागरिक को देश के कानून की जानकारी है। इसी वजह से कोई हत्या कर देता है तो उसको फांसी की सजा होती है, और फांसी की सजा होने में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि आदमी मारने पे फांसी लटक जाते हैं, मैं काय को मारता, वो ये कह के नहीं बच सकता। इसका मतलब ये है कि आप लोग प्रधान बने हैं तो आपको उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की जानकारी है, और अगर आपको इस कानून की जानकारी नहीं है तो पहले आपको, सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश पंचायत राज 1947 की किताब खरीदें। वो कहाँ मिलेगी? वो कचहरी के अंदर हर समय किताब विक्रय करता रहता है, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वहां से आप किताब ले सकते हैं, और किताब लेने के बाद उस किताब को पहले लगातार पढ़ो। एक ही किताब तो पढ़नी है तुम्हें, और उसमें भी स्पेसिफिक सेक्शन है। 95 जी को ढंग से पढ़ लेना, धारा 95 जी, और जैसे ही तुम धारा 95 जी पढ़ लेंगे तो आपको कम से कम अपने जिंदगी की बचत हो जाएगी और अपना बचाव हो जाएगा, और जितना भी आप काम करेंगे तो उस काम में कम से कम आप गैर कानूनी काम नहीं कर पाएंगे। हमारे अनुसूचित जाति के लोग ज्यादातर स्थिति ये रहती है कि उनको बनाते दूसरे हैं प्रधान, कोई तो अपने आप बनते हैं, लेकिन ज्यादातर को दूसरे बनाते हैं। जब दूसरे बनाते हैं तो दूसरे अपने हिसाब से उन्हें हैंडल करते हैं, और जब अपने हिसाब से हैंडल करते हैं तो जैसे 5 साल होने को जाती है तो वो जेल की हवा खाना उनका शुरू हो जाता है। तो उन्हें लगता है आए थे हर भजन को और होटल लगे कपास, तो ये कहीं आपके साथ न हो जाए। इस वजह से इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि आपको कोई भी कतई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करना है। संगठन चर्चाएं करते हैं, वो चर्चा सबसे पहले तो ये नवीन की होती है, और फिर बाबा साहब के चित्र की होती है, फिर काशीराम जी की होती है, और ये सब लोग अपनी अपनी जीवन को पार करके चले गए हैं, और जो उन्होंने सोचा था कि अपने जीवन में हम कुछ देख जाएंगे, अब वो तो चले गए हैं, वो समझाते चले गए, उनकी बातों को हम लोग समझा रहे हैं। और आप लोगों को इतना काम करना चाहिए कि आप लोग भी समाज में जाके समझाएं कि ये अनुसूचित जाति की जितनी जातियां हैं वो सब एक है, और इतना आप समझा पाएंगे तो देश के अंदर जो सबसे बड़ी जात होगी, 6743 जातों में से 3500 जातियों की अलग एक जात बन जाए, 6743 जातियों में से जातियों की अगर एक जात बन जाए तो क्या उस जात से कोई टकराना चाहेगा क्या? ताकत में कोई उससे कम पड़ेगा क्या? मैं समझता हूँ उससे सभी कम रह जाएंगे। 3500 जात की एक जात बाबा साहब ने संविधान में लिख दी है कि वो एक जात है जिसका नाम अनुसूचित जात है। आप कहते हैं कि ओबीसी के लोग नहीं समझते, हम एससी के लोग ज्यादा समझदार हैं। मैं समझता हूँ आप अभी तक एससी के लोग ही समझदार नहीं हुए, आप अपनी जात को एक नहीं कर पाए। ओबीसी तो और ज्यादा भेगा हुआ है,
उसे तो जाने कितना लंबा समय उन ओबीसी की जातों को एक होने में लगेगा। लेकिन आप लोग तो अनुसूचित जाति पर इतने लंबे समय से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं, विधायक एमएलए एमपी बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन विधायक और एमएलए एमपी बनने के बाद वो विधायक और एमएलए एमपी बनने के बाद भी वो आकर के अपने समाज में आपके में नहीं कहता कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ, ऐसी अनुसूचित जाति का है, धोबी भी अनुसूचित जाति का है, जितनी अनुसूचित जाति वो एक है। मैं कह रहा हूँ ऐसे अगर एमपी और एमएलए कहने लग जाए तो हमारे समाज की बुद्धि पे कुछ असर पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कहते। और जो सरकारी नौकरी में बैठे होते हैं उनकी फॉर्मेलिटी पूरी उनकी होती है, लेकिन वो डायरेक्ट रूप में वो भी नहीं कहते। वो क्यों नहीं कहते? डीएम साहब इस वजह से नहीं कहते कि डीएम साहब कहेंगे तो ये कहेंगे भाई तुम कौन सा नया काम शुरू करने जा रहे हो, तुमने अपना काम कर दिया, ऐसी किसी पे रिजर्व कर दी, फला पर ऐसी का प्रत्याशी रहेगा, इतना ही सफिशिएंट है। अगर डीएम आकर के कहे कि भाई इतनी तो 3,500 जातियां देश के अंदर, वो सब एक जात है, तो एक जात एक मिनट में होने लगेगी। तो ये चीज कब हो पाएगी? जब हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। तो हर जगह पर राजनीति को जब कहते हैं तो राजनीति बीच में मत लिया करो, ये क्या चीज है जिसको आज हम कर रहे हैं? भैया राजनीति तो है ही, प्रधान पद राजनीति है, ये राजनीति का छोटा रूप है और इससे ऊपर जाएंगे तो वो बड़ा रूप होता चला जाता है, लेकिन ये राजनीति है। और जब हम बात करते हैं तो जो कहते हैं राजनीति को रूपों को बाबा साहब थे, भाई बात कैसी कमाल की स्थिति है। बाबा साहब धार्मिक, बाबा साहब राजनीतिक, बाबा साहब शैक्षिक, बाबा साहब हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में आगे है, तो उनके अगर राजनीति की बात ना करें तो फिर बाबा साहब की बातें अधूरी रह जाती है। मैं समझता हूँ इस अवसर पर इतना ही कहना काफी है कि जो जितने प्रधान चुन के आए वो अनुसूचित जाति की जातियों से है, और वो अनुसूचित जातियों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि अपने प्रयास से 5 साल तक इन जातों को एक करने का काम करेंगे। ये भी उठा के यहाँ से जाएंगे। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हुए तो निश्चित रूप से बाबा साहब का सपना साकार होने में देर नहीं लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ समय भी कम है और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन